ये आपका बुक नंबर 2 है, ठीक है, जिसको आप पार्ट बी कहते हो, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें अपने को पढ़ना है क्या, टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, थर्ड है आपका बिजनेस डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन, फोर्थ है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेन टॉपिक है आपका और पढ़ना ये है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें ये समझना है कि बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं। तो आपके बुक में लिखा होगा, एक लाइन का मीनिंग है, कभी अगर आ जाए एमसीक्यू में या मीनिंग लिखने को तो आप लिख सकते हो। बिजनेस फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है, इट इज बेसिकली व्हाट, मनी और फंड्स अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशंस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, सर ये अगर बिजनेस है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, छोटा दुकान बड़ा दुकान जैसा मर्जी वैसा, तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट मतलब चलाने के लिए, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए। फंड इज नोन एज पैसा और नोन एज मनी। सर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें या तो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी या बिल्डिंग को रेंट पे लेना पड़ेगा। हमें बहुत सारे स्टाफ हायर करने पड़ेंगे जिस भी चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हो। अगर खुद ही काम करना चाहते हो छोटा बिजनेस, तो आपको सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल या यू कैन से गुड्स खरीद के लाएंगे और फिर आप दूसरे कस्टमर को गुड्स बेचोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो जो पैसा जो फंड हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है, उसे ही हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में वी कैन राइट बिजनेस फाइनेंस मीन्स मनी और फंड्स अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन। सो सिंपल, एक लाइन का मीनिंग है और कुछ नहीं करना। बाकी और इसमें पढ़ना है तो बहुत सारे हैं। इट इज इन डिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फॉर प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो ये वो फंड हैं जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस में गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शंस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करने के लिए और डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई इट। तो फंड किस लिए चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। समझ में आ गई बातें। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिंपल ये होता है। ओके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार रिप्लाई कर देंगे, फिर हम टॉपिक नंबर 2 पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हाँ जी, ठीक है भाई विशाल। तो सेकेंड टॉपिक है अपना क्या, बिजनेस फाइनेंस। सेकेंड टॉपिक इज बिजनेस, सॉरी फर्स्ट टॉपिक बिजनेस फाइनेंस था, सेकेंड टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है आप सुनना जरा। तो हमने पढ़ा जो बिजनेस फाइनेंस है, अगर ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि इफ़ वी वांट टू ओपन अ बिजनेस, वी वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। और एग्जांपल के लिए और बोलो कि अगर बड़ी कंपनी, हमें टाटा जैसी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, टाटा मोटर्स जैसा मोटर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं अपन, या रिलायंस कंपनी जैसा RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसा कंपनी बनाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा छोटा खोलना पड़ेगा। तो हमें सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए, फंड चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फंड चाहिए। हमने अभी पढ़ा ना, बिजनेस फंड चाहिए मतलब पैसा चाहिए, बिजनेस का फंड चाहिए, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल आसान भाषा में, हमें पैसा कहाँ से लाना है या मंगाना है या कहाँ से हम लेके आएंगे बिजनेस को चलाने के लिए, और वो पैसे को हम क्या क्या यूज़ करेंगे, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो अगर आप समझो, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो अभी के डेट में, पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स में जो आपने बैलेंस शीट बनाया, कंपनी में तो बैलेंस शीट कैसा बनता है, हाँ जी, कंपनी में तो लाइन वाइज बैलेंस शीट बनता है 2 सालों का, और पार्टनरशिप में भी बनना स्टार्ट हो गया है, बट आपको फिलहाल यही पढ़ना, अभी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है आपके। आगे चल के 1-2 सालों में ना, जैसे बैलेंस शीट कंपनी का बनाते हैं वैसे ही पार्टनरशिप का भी बनेगा। तो सिंपल, और यहाँ पे समझो आसान शब्दों में, यहाँ पे आओ तो ईजी वे में वी कैन अंडरस्टैंड। बैलेंस शीट के अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वाला होता है बताइए, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज होता है और राइट हैंड साइड एसेट्स वाला होता है। तो लायबिलिटी साइड के अंदर आप मेन हेडिंग अगर आओ, तो यहाँ पे अब हम कंपनी के हिसाब से बना रहे हैं सपोज,
तो एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और एक होता है करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट, एंड एक होता है करेंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट को हमने क्या किया, ये 4-5 कैटेगरी में बांट दिया। इक्विटी का मतलब, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। डेट के अंदर हमने बांट लिया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल में डिवेंचर्स आ गया, और लोन आ गया, लॉन्ग टर्म वाले लोन आ गए, लॉन्ग टर्म वाले लोन्स। और करंट लायबिलिटीज ये करंट एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सारे के सारे आ गए। अब यहाँ पे सुनना, अब मैं ना थोड़ी देर के लिए ये जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स है ना, लायबिलिटीज का नाम चेंज करके इसको लिख देता हूँ सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फंड्स। हम फंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वी आर नाउ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल मैनेजर हो जाएंगे, अकाउंटेंट नहीं रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और इस एसेट्स को मैं लिख दूंगा क्या, यूजेज ऑफ फंड्स। हमने क्या लिख लिया है, हमने लिखा है सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स। अच्छा, ये बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज है ना, अब इसको चश्मा लगा के देखो या चश्मा उतार के देखो, ये चश्मे लगा के आप देखेंगे ना तो ये आपको दिखेगा क्या, अरे ये लायबिलिटीज नहीं है, ये तो हमारे सोर्स हैं कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आए, हमारे पास जो फंड हैं वो कहाँ कहाँ से, हम अगर कंपनी के मैनेजर हैं, फाइनेंस मैनेजर, तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इसमें पैसे इस कंपनी में आए हुए हैं। जहाँ इक्विटी शेयर वालों ने कुछ पैसे दिए, मान लो ये है 1 लाख रुपए, इसमें 1 लाख रुपए में इक्विटी शेयर्स का है, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर्स का है और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट वाला हिस्सा। डिवेंचर से हमने लोन लिया हुआ है कितने का, 1 लाख का। बैंक से हमने 2 लाख का, और कैपिटल है आपका करंट लायबिलिटीज में है मान लो 1 लाख। टोटल मिला के कितने आ गए, 5 लाख रुपीज़। ये मतलब हमने पैसे कहाँ कहाँ से मंगाए हुए हैं वो आपको इंडिकेट करता है। तो मैंने इक्विटी वालों से, भाई इक्विटी शेयर इशू करा कंपनी ने, इशू मतलब उसको शेयर सर्टिफिकेट दिए और उससे 1 लाख रुपए ले लिए, तो 1 लाख रुपए ले लिए तो लायबिलिटीज है ना, कल को वापस करना पड़ेगा। इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि वो मालिक होते हैं। सेम एज इट इज, जो बैंक वाले, बैंक से हमने पैसे लिए तो हमारे लिए लोन है, हमें उसको वापस कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो इसलिए वो लायबिलिटीज वर्ड होता है। और इसे हम सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं कि मतलब हमने पैसे अपने बिजनेस में कहाँ कहाँ से लगाए हुए हैं या किस किस ने पैसे लगाए हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट बैलेंस शीट को अब हम बैलेंस शीट की तरह नहीं रीड करेंगे, एसेट लायबिलिटीज की तरह रीड नहीं करेंगे। हम जब बिजनेस पढ़ेंगे तो हम करेंगे ये सोर्स ऑफ फंड्स है और ये यूजेस ऑफ फंड्स है। अब सुनना, ये 5 लाख रुपए हमने इक्विटी से, डिवेंचर से और लोन से पैसे मंगाए हैं। अब इस पैसे को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, सर इस पैसे से हम क्या करेंगे, बिजनेस को अगर चलाना है, बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, टाटा जैसी, रिलायंस जैसी कंपनी, तो हम ये 5 लाख मंगाया, इसमें से हम कुछ के फिक्स एसेट्स खरीदेंगे बिजनेस चलाने के लिए। मान लो मुझे एसी इंस्टॉल करना है, तो मान लो मैंने 30,000 के एक एसी इंस्टॉल करा। मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, प्लांट चाहिए, तो मान लो हमने 1,70,000 के और भी बाकी फिक्स एसेट्स खरीद लिए। उसके अलावा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, कुछ कैश में पैसा रखना होगा, कुछ बैंक में, कुछ उधार पे सामान बेचेंगे तो डेटर्स के आ जाएंगे, तो वो सब मिला के मान लो यहाँ पे 3 लाख रुपए। तो ये 30,000, ये 2 लाख, ये 3 लाख, टोटल 5 लाख हो गया। तो बैलेंस शीट टैली हो जाता है। आसान, सब सिंपल समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, कोई नंबर वंबर याद नहीं रखना इसमें अमाउंट का। तो फिक्स एसेट्स हमने कुछ खरीदे, कुछ करेंट एसेट्स का अमाउंट है, तो यही 5 लाख से हमने फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स खरीदा है। जो पैसा बचा है वो बहुत सारे पैसे हमारे कैश या बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स। तो अब आइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपली मीन्स क्या होता है, इट कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। मतलब सर, अगर हमें खुद से मीनिंग लिखना है ना, तो आप खुद से मीनिंग क्या लिखोगे सर, यहाँ पे आप सिंपल भाषा में एक मीनिंग लिख लो आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू या इट सिंपली मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। क्या लिखेंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। समझ में आया हो तो लिख लीजिए प्लीज,
एक वर्ड मैंने बोला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और दूसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सर प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, पैसे कहाँ कहाँ से आपने मंगाए हैं, कलेक्शन ऑफ फंड्स भी आप लिख सकते हैं। तो एकदम सिंपल सिंपल जो इस वाले जो मीनिंग है ना, इसको जब आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो ये सेम वही मीनिंग होता है। क्या होता है ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स दोज बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये अलग से सेकेंड मीनिंग है। इट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट सिंपल मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करना, कहाँ कहाँ से पैसे हमें मंगाने हैं, तो उसे बोलते हैं कलेक्शंस या प्रोक्योरमेंट। एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। यूजेज का मतलब हम उसको, उस पैसे को कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कितने के फिक्स एसेट्स लगाएंगे, कितने के करेंट एसेट्स, कितने पैसे बैंक में, कितने पैसे कैश में रखेंगे। तो क्या ये मीनिंग याद हो जाएगा? फटाफट एक बार लिख लीजिए, और एकदम आसान मीनिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? ये एफएम का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं, फटाफट इसे एक बार कॉपी कर लीजिए और फिर मेरे को बताइए जरा ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई विशाल लिख रहे हो? नालायक है या चला गया? हाँ जी, तो ये आ गया समझ में। तो सर हमने दो चीज़ें पढ़ा। हाँ जी वेरी गुड, हमने दो चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर वन, आइटम नंबर वन बिजनेस फाइनेंस, एंड टॉपिक नंबर टू यू कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर हमने यहाँ पे, जब यहाँ पे आएंगे, ये वाले पे सही से दिख नहीं रहा यहाँ। तो सर हमने बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड यू कैन से व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ क्यों रहे? तो सर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, ध्यान से सुनना, ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है, यहाँ पे समझो ये आप हो, अपने आप को आप फाइनेंस मैनेजर समझो। यू आर दी फाइनेंस मैनेजर। हम सभी लोग क्या हैं? फाइनेंस मैनेजर है। या जो क्या करता है, फाइनेंस को सिर्फ देखता है, वो एक मैनेजर है। मैनेजर का एक पोस्ट होता है किसी भी कंपनी में, वो सिर्फ पैसे का देख रेख करेगा कि पैसे कहाँ से कितने मंगाने हैं, कहाँ पे कितने यूज करने, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है तो सुनना जरा। नंबर वन, सबसे पहले क्या होता है, देखिए, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमें फंड उतने ज्यादा चाहिए। हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 लाख लिखा था, तो 5 लाख का तो आजकल एक छोटा मोटा बिजनेस खोलने के लिए 5 लाख चाहिए। अगर आपको सिंपल एक क्या कहते हैं जनरल स्टोर खोलना है ना, तो 5 से 10 लाख रुपए आपको चाहिए होगा भैया। 20-30 हज़ार रुपए तो आपके क्या किराए होंगे हर महीने के। आप इन्वेंट्री रखोगे, सामान अपने दुकान में रखोगे, तभी तो बिकेगा। तो दुकान में जितने सामान होते हैं ना, एक जनरल स्टोर देखते हो ना, उसमें 3-4 लाख रुपए, 5 लाख के सामान रहते हैं। वैसे पता नहीं चलता दिखने में, लेकिन उतने का सामान होता है, ठीक है। तो छोटा बिजनेस। लेकिन अब टाटा मोटर जैसी अब कंपनी अगर खोलनी है तो भैया करोड़ों में पैसे चाहिए होगा। तो सिंपल समझना है सर, इंपॉर्टेंस इसलिए होता है बिकॉज अगर साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है ना, तो आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, और अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। भाई छोटा मोटा बिजनेस है वो तो याद रहेगा, अगर 1-2 लाख का बिजनेस है, छोटा एक किसकी शॉप है, आपको मान लो एक पान की शॉप है, एक छोटा मोटा टॉफ़ी का दुकान है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले आदमी हिसाब रख सकते हो। बड़ी बिजनेस में भैया करोड़ों का है, तो कितने पैसे किसको लेने हैं, कहाँ से किसको देने हैं, कितने के इन्वेंट्री रखने हैं, कहाँ से कितने बैंक से लोन लेने हैं, उसका इंटरेस्ट पे करना, ये सब चीज़ें। तो साइज अगर बहुत बड़ा होता है ना, फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट अगर बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या पढ़ने हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़नी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है। नंबर टू, क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड ब्रेकअप। अब जो करेंट एसेट्स है उसका ब्रेकअप का मतलब होता है कितने के कैश, कितना आपके पास होना चाहिए, कितना पैसा बैंक बैलेंस में होना चाहिए, कितने के आपको इन्वेंट्री, कितने के डेटास, वो सारे मैनेज करने होते हैं। सर एक बात बताओ, अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिए, ठीक है, और 3 लाख के मान लो फिक्स एसेट्स खरीद लिए, और बाकी 7 लाख रुपए आप कैश में या बैंक में पैसे जमा करके रख रखे हो, तो वो फायदा नहीं है, फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं। भाई पैसे को आप इन्वेंट्री सामान खरीद के अपने दुकान में रखोगे, उसको बेचोगे तभी तो फायदा होगा। या कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, उसको प्रोडक्शंस करेंगे और फिर उसको बेचेंगे तब तो। अगर किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा कैश होगा ना, अगर बैलेंस शीट जब देखोगे किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट में कैश पड़ा है या बैंक में, तो समझ जाना उस कंपनी में दिक्कत है, वो कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है। इस तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। और जिसमें
कैश और बैंक कम हो, बाकी एसेट ज़्यादा हो, इन्वेंट्रीज वगैरह ज़्यादा हो। इन्वेंट्रीज ज़्यादा हो तो मतलब भाई सामान है वो बेचेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, है जी, एसेट लायबिलिटीज करेगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए सेकेंड वाले में है ना, देखिए ये कह रहा है इंपॉर्टेंस इसलिए है ना क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट्स हैं तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना है, तो फिक्स एसेट ज़्यादा तो अपने पास फंड भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर करेंट एसेट्स हैं तो करेंट एसेट्स के अंदर हमें ब्रेकअप करना पड़ता है कि कितने कैश रखने हैं, कितने पैसे इन्वेंट्री में रखने हैं, कितने पैसे ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स में रखने हैं। तो इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है कि भाई कितने कितने पैसे रखूं, कैश में कितना, तो डिपेंड करेगा बिजनेस के हिसाब से। तो वो फाइनेंस मैनेजर कैलकुलेट करके बताएगा कि कैसा बिजनेस है, कितनी ज़रूरी है, कब कितने पैसे रखने हैं। अगर किसी को पेमेंट करने हैं इंटरेस्ट का तो उतना पैसा कैश में होना चाहिए। अगर आपको डिविडेंड पेमेंट करना है कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स का तो उतने पैसे कैश में होगा, तभी तो उसको डिविडेंड पे कर पाओगे। तो ये है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स का ब्रेकअप, यूज़ और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट और इंक्वायरी। एक आगे हम इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है ना, वो जो ईपीएस निकालना पढ़ना है। तो ईपीएस के अंदर अर्निंग पर शेयर जो निकालते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, माइनस फिर टैक्सेशन, फिर वो आएगा उसको डिवाइड करके, तो उससे पता चलता है कि हमारे कितने कितने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, कितने कितने हमें ईपीएस रखना है, तो कितने हम लोन, कितने डेट वगैरह रख पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर होता है। तो एक तो साइज ऑफ फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स का ब्रेकअप, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स कितने हमने यूज़ करे हैं उसके हिसाब से, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, तो जो डेट से कितना पैसा लेना है और इक्विटी वाले से कितना लेना है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, जो ये डेट प्लस इक्विटी बोल रहा हूँ ना, तो डेट का मतलब दो चीज़ें याद रख लीजिएगा फिलहाल, तो डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इक्विटी के अंदर दो चीज़ें याद रख लीजिएगा, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो सारे, बट मेन आपको इक्विटी बोलूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। जब वर्ड बोलो इक्विटी, सिर्फ एक वर्ड बोले इक्विटी, इक्विटी इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन जब इक्विटी शेयर कैपिटल बोलता है तो इक्विटी शेयर अलग है, प्रेफरेंस शेयर अलग। तो हम फाइनेंस में डेट प्लस इक्विटी बोलेंगे। मेनली पैसा डेट प्लस इक्विटी से ही क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, बिजनेस में सोर्स किया जाता है, यानी कि लोन लिया जाता है। और उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स में। अब यहाँ पे सुनिए, अब ये इससे क्वेश्चंस आता है कभी कभी, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेस हम क्यों करते हैं सर, बिजनेस तो हम करते हैं सर प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फाइनेंस को हम मैनेज क्यों करते हैं, पैसों का अच्छे से मैनेज क्यों करते हैं, तो उसमें मेन आपको देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, तो ध्यान से सुनना। वेल्थ मैक्सिमाइज होता है किससे, तो अगर किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर का इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। सर अभी मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर की कीमत 1500 रुपये है, कल को ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और अगर ये 2000 तक का हो जाएगा तो इसका मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होना, मतलब उस कंपनी के शेयर की प्राइस जो है ना मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट हमने पढ़ा है तो उसमें इंक्रीज होना, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ये सब। तो जैसे जैसे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का मेन गोल प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशंस का मेन गोल होता है क्या, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। समझ में आ गई बातें यहाँ पे, तो इस पर क्वेश्चन आएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जब मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगा, देखिए हमारे पास ये वाले भी, तो इसमें जब बुक में पढ़ेंगे तो अलग से यहाँ टॉपिक। तो सर इंपॉर्टेंस क्या होता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन विल बी इंक्रीज द साइज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। आगे अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिर है क्या, क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स, उसका ब्रेकअप की भैया क्वांटम का मतलब होता है करेंट एसेट्स में पैसे चाहिए कितने, और करेंट एसेट्स के अंदर कैश कितना रखना है, इन्वेंट्री कितना रखना है, तो ये कौन बताएगा, फाइनेंस मैनेजर बताएगा, उसको इन सब का नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ठीक है।
द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है इट इज टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द ओनर इन लॉन्ग टर्म, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। All financial decisions aim at ensuring that each decision is efficient and adds some value. Owners of a company are the shareholders, so we will focus on wealth maximizations, क्योंकि ओनर का मेन जो है लॉन्ग टर्म गोल वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। जो उसकी प्राइस है उसको बढ़ाना होगा, और प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो अपने आप में वो कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू की हो जाएगी। द टर्म वेल्थ रेफर्स टू वेल्थ ऑफ ओनर्स एज रिफ्लेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ दीज शेयर या दियर शेयर्स। तो इसलिए वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ये सब एक एक लाइन में मीनिंग लिखना है, दो चार ये यहाँ से पढ़ेंगे तो अपने आप सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार बता दो जल्दी से, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बताएंगे जरा एक बार क्विकली। हाँ आ गया भाई काजल, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है, थर्ड वाला भी पढ़ाऊंगा, बाकी के ये अभी छोड़ देंगे। तो बस थर्ड वाला पे आते हैं। थर्ड वाला टॉपिक है क्या, इसको थोड़ा सा लिख लेना है। थर्ड टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल डिसीजन। थर्ड जो टॉपिक है ना उसका नाम है आपका फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर क्या क्या आते हैं देखिए जरा। तो ये जो सेकेंड हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल डिसीजन में सिर्फ ये लिखिए फाइनेंशियल डिसीजन, लिखिए तो फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजंस आते हैं। कौन कौन से डिसीजंस आते हैं सर, 3 डिसीजंस आते हैं। नंबर 1 आता है कौन सा, हाँ जी, नंबर 2 आता है, नंबर 3 आता है। तो सबसे पहले देखो जी, ये डायग्राम याद है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे, ये इसमें 2 डिसीजन, ध्यान से सुनना। हम अगर फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो मेरे को पैसे, बिजनेस का फंड जो है कहाँ कहाँ से चाहिए, सोर्स, और कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये जो सोर्स है ना, सोर्स, उसे हम कौन सा डिसीजन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन। और हमें यूज़ कहाँ करना है उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। ये जो बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट में हमने पैसे लगाना कहाँ कहाँ है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम सोचते हैं कि हमें कितने पैसे चाहिए। तो कितने पैसे चाहिए तो किस लिए सोचते हैं कि भाई हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, हमें कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगाना है, कितने के फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, कितने के मशीनरी, कितने के प्लांट, कितने के पैसे, उसके अलावा कितने रुपए हम कैश में रखेंगे, कितने हम बैंक में रखेंगे, कितने का इन्वेंट्री खरीदेंगे, जिस टाइप का बिजनेस उतने हिसाब से फंड। फिर दूसरी बार तब जाके हम उतने पैसे दूसरे से उधार लेते हैं। अब दूसरे से उधार, अब सुनो सर, अगर मेरा छोटा बिजनेस है तो मैं चाहूँ तो खुद का पैसा लगा सकता हूँ, मान लो 10 लाख तक है तो 10 लाख लगा लिया। अगर हमें बिजनेस खोलना है, वी नीड 1 करोड़ रुपए फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो मेरे पास तो 10 ही लाख है, तो मैं अपने दोस्तों से उधार मांग सकता हूँ। और दोस्तों के पास भी मान लो नहीं पड़ेगा तो हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक से भी नहीं होगा, बड़ी बड़ी कंपनी, तो हम क्या करेंगे, कंपनी बना के और पब्लिक से पैसे लेंगे, तो उसे बोलते हैं शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना। तो ये क्राइटेरिया होता है कि पैसे कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने। तो हम पढ़ रहे थे क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। तो सबसे पहले डिसीजन जो आता है ना वो आता है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले हम कौन सा डिसीजंस पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें कितने पैसे चाहिए, मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। फिर सेकंड हम ऑप्शंस कौन सा, तो हमें सेकंड डिसीजन लेना होता है कि हम पैसे कहाँ कहाँ से मंगाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन इसे बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है जी। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड आता है क्या, डिविडेंड डिसीजन। ये क्या होता है तो इसको ध्यान से सुनिए, डिविडेंड डिसीजन, ध्यान से सुनना जरा। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब हमें पैसे कहाँ कहाँ पे 1 करोड़ लगाने हैं, हमने एस्टिमेशन लगाया, हम इस टाइप का बिजनेस खोलेंगे जी, बड़ी कंपनी, तो मेरे को 1 करोड़ रुपए की चाहिए भाई, 10 लाख तो मेरे को फिक्स एसेट लगाने पड़ेंगे, 20 लाख का मशीन ही आ जाएगा प्रोडक्शंस करने के लिए मान लो, ठीक है जी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर वगैरह ये वो, बिल्डिंग एक हमें रेंट पे लेना पड़ेगा, और फिर बाकी कुछ कैश चाहिए, कुछ पैसे हमें बैंक में भी रखने हैं, उससे डे टू डे के खर्चे करेंगे, सैलरी देने के लिए स्टाफ को पैसे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने, तो ये सब चीज़ें। अब अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो ये जो 1 करोड़ रुपए है इसे मैं कहाँ कहाँ से मंगाऊँ, या तो बैंक से पैसे लोन ले लूँ, दोस्तों से उधार पे ले लूँ, या फिर हम क्या करें अपना खुद का पैसा लगा लें।
तो अब सुनना जरा यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे पहले आपको पढ़ा दे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करने। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स जुडिशियस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फॉर्म्स रिसोर्सेज फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव प्रपोजल चूजिंग द चीपेस्ट वन, वेरियस सोर्सेज अवेलेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे ना, हाँ जी ठीक, आर स्केयर्स कैन बी पुट। देखो जितने भी पैसे हैं ना वो बहुत स्केयर रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसको हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से और सही इफेक्टिव यूज़ करना चाहिए। कितने का एसेट्स, कितने का करेंट एसेट्स, कितने के फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे आते हैं मेन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मतलब कितने हमें शॉर्ट टर्म में पैसा रखना है, कितना लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट्स में कितने पैसे कैश में रखेंगे, कितने इन्वेंट्री में, कितने रिसीवल्स में। लॉन्ग टर्म के अंदर कितने हम लॉन्ग टर्म के अंदर कितने का मशीन लिखेंगे, कितने का प्लांट खरीद के लाएंगे, कितने का फर्नीचर खरीद के लाएंगे। तो ये होता है लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो आगे चल के यही आपका सबसे लास्ट जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 6, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो ये यहीं से आता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का ही पार्ट होता है। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर वी नीड टू डिसाइड वर्किंग कैपिटल कितने, और लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं फिक्स एसेट डिसीजन। तो फिक्स एसेट्स में कितने कितने पैसे रखने, लॉन्ग टर्म के अंदर फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के अंदर शॉर्ट टर्म। ठीक है, और ये इसके फैक्टर्स होते हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। अब मेन आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब समझे, देखो ये आपके बीएसटी में पिक्चर है, ये है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CFO सिंपल वर्ड में बोलें तो फाइनेंशियल ऑफिसर है, चीफ का मतलब सबसे मेन है। अब इसको 3 डिसीजन लेने हैं, एक तो फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग में वर्किंग कैपिटल अलग और फिक्स एसेट्स का अलग। तो कैपिटल बजटिंग जो होता है फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है, और सिंपल वर्किंग कैपिटल का डिसीजन वर्किंग कैपिटल के अलग होते हैं। इन दोनों को जब मिला देते हैं फिक्स और वर्किंग कैपिटल, तो इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलते हैं। फिक्स एसेट्स वाले को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, आगे अभी टॉपिक आएगा। और जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, यूज़, तो अब वो पैसे हम मंगाए कहाँ कहाँ से, तो हम दो ही सोर्स होता है, डेट और इक्विटी। दो ही सोर्स होता है अपना, डेट और इक्विटी। मतलब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैंने क्या किया, मैंने एक बार ये प्लान कर लिया कि हमें यूज़ कहाँ कहाँ करना है, यूज़ ऑफ फंड्स, तो दो यूज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, एक फिक्स एसेट्स और इसी को दो क्राइटेरिया कर दिया, वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। सर यहाँ पे मैंने एक पेज पे लिखा रहा था ना, कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर ना यही दो होता है। क्या क्या होता है, इसको एरो दे के लिख लीजिए, ये वाला बना लीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें हम बोलते हैं फिक्स एसेट डिसीजन। तो फिक्स एसेट्स में पैसे कितना कितना लगाना है, और ये होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो फिक्स एसेट्स को ना कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, ये अभी लिख लीजिएगा तो याद रहेगा, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। फिक्स एसेट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, कि हमें पैसे कहाँ कहाँ पे लगाना है, कितना कितना, फिक्स में कितना और करंट में कितना, सिंपल। अब इस वाले के नीचे भी दो एरो आप लिख लेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब होता है हम पैसे कहाँ कहाँ से मंगाएंगे, तो एक तो होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। एक होता है डेट और दूसरा होता है इक्विटी। डेट का मतलब जब आप रेशो वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब लोन यहीं पे आता है। लोन मतलब लॉन्ग टर्म वाला, डिवेंचर से पैसा हम लेंगे और लोन से लेंगे। कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म वाला लोन्स। और इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इसके अंदर जो पहले से जो प्रॉफिट है वो भी आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस आप इसको कह सकते हैं। बट मेनली आप ये ध्यान रख लेना, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल आता है बस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो एक बार बताओ जरा। अब देखो कंपनी ने क्या किया, पैसे फाइनेंस करे, इक्विटी और डेट से पैसे लेके आए। मतलब यहाँ पे
ये हम फाइनेंस मैनेजर है, हमने पैसे यहाँ से लेके आए, सोर्स किया, इसका यूज़ करा और हमने प्रॉफिट कमा लिया। भाई साल के एंड में प्रॉफिट हो जाएगा, किसी भी चीज़ का बिजनेस क्यों ना हो। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट ओनर्स का है। तो ओनर्स कंपनी के लिए, हम कंपनी पढ़ रहे, छोटे मोटे बिजनेस वाले नहीं पढ़ रहे। कंपनी का मतलब होता है जिसमें शेयर इशू करा है, पार्टनरशिप भी नहीं, कंपनी वाला बिजनेस। तो कंपनी वाले में जो पैसे लास्ट में आ गए हैं प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में क्या करते हैं हम, उस प्रॉफिट में हमें डिसीजंस लेना होता है कि उस प्रॉफिट में से कितना पैसे मैं बचा के रखूं और कितना पैसे मैं बांट दूं। तो दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। हम कितने पैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितने पैसे हम बचा लें, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो जब प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग में आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉफिट को बांटना है कि नहीं, बांटना है तो कितना डिविडेंड बांटना है। और रिटेन अर्निंग का मतलब कि भाई अगर एक बिजनेस से दो बिजनेस चलाना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो प्रॉफिट को बांटो मत। जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसी प्रॉफिट से एक और नया ब्रांच खोल लीजिए, एक नया कंपनी और खोल लीजिए, एक नया डिपार्टमेंट और अलग से खोल लीजिए। तो ये डिसीजंस लेना होता है। तो ये डिविडेंड डिसीजन होता है प्रॉफिट लेने के बाद। और ये डिविडेंड डिसीजंस कई, डिविडेंड मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी पढ़ेंगे ना, तो जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के आगे यहाँ पे रेट लगा होता है 12%, 9%, 10%। तो ये डिविडेंड होता है फिक्स डिविडेंड, मतलब कि कंपनी की ना प्रॉफिट होने के बाद साल के एंड में, ये 31 मार्च है ना, तो उसके बाद उसकी मीटिंग होएगी। मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं जर्नल मीटिंग, एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। मतलब कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है, कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ना पड़ता है। मतलब समझ लो ना, मीटिंग होती है ना, तो उसमें लोग डिसाइड करते हैं कि भैया प्रॉफिट हुआ है तो क्या उसको बांट लिया जाए या नहीं बांटा जाए। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, उसको प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसे बांट देना इज कॉल्ड डिविडेंड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ना है डिविडेंड पेड, समझ रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है डिविडेंड पेड। तो इसका जो हम 12%, 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड निकालते हैं। और जो डिवेंचर पे होता है मान लो 9%, 10%, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसे कंपलसरी देना होता है। अगर प्रॉफिट है तभी इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया जाता है, और अगर प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, डिवेंचर वाले को उतने % ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट। डिविडेंड का मतलब समझ में आया? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देना। जैसे कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि इस साल रिलायंस कंपनी ने मान लो कहा कि भाई 2026 में मेरे को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ऐसे। तो उसने कहा कि इस बार मेरे को 1000 करोड़ फ़ायदा हुआ, हम 1000 में से 2 करोड़ रुपए ना हर शेयर होल्डर्स में बांटेंगे। मान लो 2-2 रुपये पर शेयर दे देंगे, या 10-10 रुपये पर शेयर हम डिविडेंड बांट देंगे लोगों में, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं क्या, डिविडेंड को बांटना, यानी प्रॉफिट में से उतने पैसे को शेयर होल्डर्स यानी ओनर्स के बीच में बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अंडरस्टूड? रिटेन अर्निंग का मतलब वो पैसे जो हमने नहीं बांटे। भैया हमारा 1000 करोड़ का फायदा हुआ, इसमें से मान लो 2 करोड़ तो बांट दिए, तो 9998 करोड़ अभी भी मेरे कंपनी के पास बचे हुए हैं प्रॉफिट के रूप में। उस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, हमने कहा 9000 करोड़ इसमें से निकाल के और हम ना एक नया ब्रांच खोलेंगे, ठीक है जी, उसमें यूज़ करेंगे ताकि ग्रोथ हो जाए कंपनी का। समझ आई बातें? हाँ जी, बोलो ना, हाँ या ना। डिविडेंड का मतलब आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो 3 तरीके का डिसीजंस होता है। कौन कौन सा सर? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड। सर फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है और एक कैपिटल बस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला होता है। अब यहाँ पे जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, वर्ड आएगा फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग। ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल बस्टिंग का मतलब यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है वो। तो बताओ, बिजनेस में अगर हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, तो अपने को ज़्यादा एसेट्स चाहिए होगा,
तो ज़्यादा फंड चाहिए होगा। उसके अलावा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कैश फ्लो का मतलब ही क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है ना तो आपको कैश ज़्यादा चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी पड़ेंगी। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का कैसा कैश फ्लो है। अगर आप एक छोटा सा जर्नल स्टोर खोलोगे तो आपको फिक्स एसेट, मान लो एक एसी लेना है, एक चेयर लेना है, एक फर्नीचर लगाने, दो चार टेबल वेबल लगाने बस। लेकिन अगर मान लो आप बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा एक ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हो, जैसे मॉल में होता है जिसमें सारे आइटम हो, तो उसमें आपको 4-5 एसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब वो कौन कौन से फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है। मतलब सिंपल, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको फिक्स एसेट में, छोटा बिजनेस तो छोटा इन्वेस्टमेंट करना होगा। रेट ऑफ रिटर्न, अब मान लो हमें कहीं से मिल रहा है, जैसे अगर मैंने पैसे, मेरी कंपनी है, मैंने अगर एफडी में पैसे जमा करेगा तो मान लो 9% मुझे मिला, और मैंने उससे इक्विटी शेयर किसी कंपनी के, दूसरे कंपनी के खरीद लिए, मान लो भाई वो इलॉन मस्क का हमने कंपनी में उसमें उसके शेयर खरीद लिए मान लो, तो वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करो तो हम तुम्हें 12% डिविडेंड देंगे या इंटरेस्ट रेट देंगे, डिवेंचर खरीदो तो हम पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिले। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिसाइड करता है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब रिटर्न जिसका ज़्यादा होगा हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा करेंगे, रिटर्न कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करेंगे या कम करेंगे। और है क्या, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, तो किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो उसके ऊपर भी डिसीजंस लेना होता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा इन्वेस्टमेंट का डिपेंडिंग, भाई सिंपल में रिटर्न जहाँ पे ज़्यादा होगा वी विल इन्वेस्ट वहाँ पे। अगर किसी भी प्रोजेक्ट का बड़ा प्रोजेक्ट तो कैश इन्वेस्टमेंट वहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा। क्राइटेरिया इन्वॉल्व कैसा होगा कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो उस हिसाब से डिसीजंस लेना होता है। और जब इसके अंदर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो फिर दो दो चीज़ें, दो दो तीन तीन लाइनें पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा। अ सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ओवर लाइफ ऑफ लोन investment proposal is considered and analyze the selecting best proposal. Calculation of expected returns from each proposal and risk involved is taken into account while selecting the best proposal. तो हम देखेंगे कि भैया जिससे ज़्यादा रिटर्न मिले 10%, इससे मिल रहा है 5%, तो हम 10% वाले में इन्वेस्ट करेंगे। फिर साथ में उसका रिस्क भी देखना होता है वैसे तो। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में क्या होता है कि वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। वो टेक्निक्स होते हैं कई सारे, सिंपल आपको ये लिखने देना है जो आपके बुक में वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाना होगा तो हमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए, तो हम इन्वेस्ट करें कि ना करें। ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो उस पर रिस्क भी रहेगा, कम इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों को देख के फिर डिसीजन लेना। आपको मेनली याद रख लेना ये 3 पॉइंट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। समझ आया, याद हुआ? और ये दो भी फटाफट पढ़ लीजिए। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब क्या होता है, इसके कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंस मतलब मैं पैसे कहाँ से लूँ। एक बात बताओ ना, ये जो फाइनेंस मैनेजर है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये जो फाइनेंस मैनेजर है ये पैसे कहाँ से लेगा। सर एक बात बताओ, अब यहाँ पे देखना, अब जब मैं पैसे लोन पे ले रहा हूँ, लोन पे, तो मैं 2 बैंक के पास गया, मैंने कहा SBI बैंक मेरे को लोन चाहिए 2 करोड़ का, SBI ने कहा मैं 10% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, और मैं गया PNB के पास, PNB ने कहा मेरे यहाँ से लोगे तो 8% हम ब्याज पे तेरे को क्या करेंगे, 2 करोड़ रुपए दे देंगे। तो आप बताइए आप लोन कहाँ से लोगे, PNB से लोगे कि SBI से लोगे? टेल मी, PNB से लेंगे लोन या SBI से? PNB से लेंगे, क्योंकि 8% इंटरेस्ट रेट पे अपने को लोन दे रहा है, 8% कम, जिससे कम से कम हो। तो ये क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, देखिए कॉस्ट, भाई हम लोन वहाँ से लेंगे, हम फाइनेंस पैसे वहाँ से कराएंगे जहाँ से मेरे को कॉस्ट कम पड़े, जहाँ से मुझे रिस्क कम हो। रिस्क का मतलब होता है हमें उसको वापस करना पड़ेगा ना, पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोन लूँगा तो जहाँ से रिस्क कम होगा वहाँ से। तो यहाँ पे समझना है कॉस्ट जो होता है वो जहाँ से कम होगा वहाँ से। रिस्क, अब रिस्क क्या होता है ना, देखो इक्विटी शेयर का ज़्यादा रिस्क है और डिवेंचर्स का रिस्क कम होता है। सर कैसे?
उल्टा बोला मैंने। डिवेंचर में रिस्क आपके ज़्यादा कैसे हैं? डिवेंचर में हर मंथ में या हर ईयर में आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इक्विटी वाले में रिस्क कम है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी वाला ही तो मालिक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उसी के पैसे डूबेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जरा बताओ क्विकली। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, एक बार रिप्लाई कर देंगे प्लीज़। हाँ भाई काजल आ गया, विशाल का आवाज़ आ गया, काजल है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन मतलब जहाँ से कॉस्ट कम हो, रिस्क जहाँ से कम हो। फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप शेयर्स वगैरह इशू करते हो ना, शेयर्स इशू करते हो तो इशू एट डिस्काउंट होता है, इशू एट प्रीमियम होता है। तो उसके अलावा जब शेयर हम पहली बार इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो वकील से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत सारे पेपर फाइल करवाने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी बनाने से पहले लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, कंपनी के नाम, कंपनी के फॉर्म फिल करने होते हैं कि जी हम कंपनी खोलना चाहते हैं आरओसी के पास, तो उसमें खर्चे होते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। और एक और, जब आप इशू करोगे तो पहले तो प्रोस्पेक्टस भी क्या करोगे, इशू करोगे ना, प्रोस्पेक्टस निकालोगे, एडवर्टीजमेंट दोगे पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में, और देना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने दिखाया भी था पेपर में, ऐसे ऐसे शेयर्स आने से पहले क्या होता है, नोटिस देना होता है, या यू कैन से प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। तो उन सब में जो खर्चे होते हैं ना, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। तो जहाँ से फ्लोटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगा ना, हम वहाँ से पैसे कम फाइनेंस करेंगे। जहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट कम होगा या ना के बराबर। एक बात बताओ, बैंक में अगर जाओगे ना, तो बैंक में सीधा गए, एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के लेके गए, बैलेंस शीट वगैरह लेके प्रिंट आउट, और वो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। लेकिन जब आप शेयर इशू करके पैसे मंगाते हो ना, तो आपको पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत तरीके के खर्चे आते हैं। तो वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना होता है कि भाई हम फाइनेंस कहाँ से कराएं, लोन से कितना पैसा, शेयर से कितना पैसा। फिर है क्या, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, कंट्रोल कंसिडरेशन होता है, स्पेशल मार्केट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ध्यान सुनना, कैश फ्लो ऑफ द पोजीशंस, कि कैश फ्लो भी आने चाहिए हमारे पास। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है क्या, कि भैया अगर आप डिवेंचर से या लोन से पैसे लोगे ना, तो आपको हर महीने महीने इंटरेस्ट उसका पे करना है, दैट इज कॉल्ड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई आपकी। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर से पैसे मंगाओगे तो आपको फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पड़ेगा। कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप ज़्यादा पैसे इक्विटी वाले से मंगाते हो ना, तो आपका कंट्रोल खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि कंपनी के अगर 10 मालिक हैं और शेयर और 100 लोगों को इशू करोगे इक्विटी शेयर, तो अब 100 मालिक हो जाएंगे कंपनी के, तो कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, कंट्रोल बहुत लोगों के पास होता चला जाता है। और जब आप डिवेंचर से लोन मंगाते हो डेट से, तो आपका कंट्रोल आपके पास रहता है। बट ऐसा नहीं कि सारे पैसे डिवेंचर से मंगा लो, सारे पैसे इक्विटी से, नहीं, वो हमें चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस, ईपीएस वगैरह निकाल के वो फाइनेंस मैनेजर निकालेगा, वो जो हमें अभी पढ़ना है कि कितना डेप्थ से रखें, कितना इक्विटी से पैसा रखें। तो यहाँ पे कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब, यहाँ पे आप जब बुक में पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो लिखा रहेगा क्या, कि जहाँ से कॉस्ट कम होगा वहाँ से पैसे ज़्यादा, रिस्क कम होगा वहाँ से पैसे। तो इसमें आपको बताएगा कि भाई डेट में ज़्यादा रिस्क है, इक्विटी में कम रिस्क है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट है तो लोन वगैरह में कम होता है डेट में, और इक्विटी वाले में ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। कैश फ्लो ऑफ द पोजीशंस है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, हाँ जी, कि जो आपका डिवेंचर्स है डेट, उसमें आपका ज़्यादा होता है, इक्विटी में कम होता है। कंट्रोल वाले में उल्टा है, इक्विटी शेयर का कंट्रोल आपका छिन जाता है, इसमें ज़्यादा होता है, और डेट के अंदर कम होता है। और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट का कंडीशन, मार्केट के अंदर क्या कंडीशन चल रहा है, तो दीज आर द फैक्टर्स, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि भाई कैपिटल, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन अभी ज़्यादा चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के टाइम नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, तो हम उस टाइम पे लोन से और डिवेंचर से पैसे कम मंगाएंगे, इक्विटी से ज़्यादा मंगाएंगे, इस तरीके से। और जब डिफ्लेशन होएगा तो सस्ते में ब्याज रेट पे हमें मिलता है, तो हम उस समय ज़्यादा पैसे मंगाते हैं। और डिविडेंड डिसीजन में देखो कि हम अगर ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे तो डिविडेंड ज़्यादा देंगे, अर्निंग कम होगी तो डिविडेंड हम बांटेंगे कम। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, हम कोशिश करेंगे डिविडेंड एक फिक्स रेट से बांटे हर साल, ताकि हमारे शेयर्स का प्राइस स्टेबल रहे मार्केट में, घटे बढ़े ना। ज़्यादा डिविडेंड दे दोगे, किसी साल कम दे दोगे, किसी साल जीरो दोगे, तो उससे आपकी
शेयर्स की प्राइस घटते बढ़ती रहती है, फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, हम उतना ही डिविडेंड देंगे ताकि हमारे ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे। तो डिविडेंड अगर कम देंगे तो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बनेगी, डिविडेंड अगर ज़्यादा देंगे तो भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन सकती है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। कैश फ्लो ऑफ द पोजीशंस, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है तभी आप डिविडेंड ज़्यादा बांटना, कम कैश है तो आप डिविडेंड कम बांटोगे कंपनी के अकॉर्डिंगली। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या है, शेयर होल्डर्स डिविडेंड चाहते हैं कि नहीं, जो मीटिंग में डिसाइड करेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, जब आप डिविडेंड कंपनी बांटती है ना तो उस पर सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर डिविडेंड हमें कब ज़्यादा बांटनी चाहिए, जब टैक्स रेट कम हो तो डिविडेंड ज़्यादा बांट दो, जिस साल टैक्स रेट ज़्यादा है तो उस साल डिविडेंड थोड़ा कम बांटेंगे ताकि टैक्स कम देना पड़े। स्टॉक मार्केट में रिएक्शन कैसा होगा, डिविडेंड देने से अगर हमारे शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम डिविडेंड दे देंगे, डिविडेंड देने से शेयर की प्राइस अगर घट सकती है तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। एक्सेस टू दी कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्टेंट भी होता है कि भाई आपको इतना तो डिविडेंड देना ही पड़ेगा मिनिमम, या इतना नहीं देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्टेंट्स भी होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये कुछ कुछ बताया, इसमें से अब एक दो बार रीड कीजिएगा, दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आपको रीडिंग करा के यहाँ से एक्सप्लेन करा दूंगा। देखो यहाँ से दो दो लाइन आप रीड करोगे ना तो अपने आप ये समझ में आता चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। अ प्रूडेंट मैनेजर विल सिलेक्ट चीपेस्ट सोर्स, यानी चीपेस्ट मतलब सबसे कम वाला, ठीक है जी। जैसे एक कंट्रोल वाला पढ़ा दे, कंट्रोल। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल देन रेज फाइनेंस थ्रू दी बोरिंग्स फंड, यानी कि डेट से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इक्विटी से रेज करोगे उतना ज़्यादा डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप क्या करते हो छिनता चला जाएगा। तो इस तरीके से दो दो लाइन तीन तीन लाइनें हैं, बस ज़्यादा नहीं है। और आपके बुक में भी जो मेन मेन लाइनें हैं वहीं से पढ़ के और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तब जाके होएगा। अभी तक जो समझाया वो समझ में आया, ज़रा बताओ एक बार। हाँ ठीक है, तो अभी के लिए बस ना ही रखते हैं। हमने टॉपिक 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और 3 पढ़ा, और इसमें मेन है, फिर लास्ट में है फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स फैक्टर। तो इसमें भी मेन आप आगे जाओगे ना तो सिर्फ मेन ही फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ, और एक लास्ट में एक फाइनेंशियल प्लानिंग आता है। तो ये तीन टॉपिक और रह गए बस। ये चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों मिला के आपका कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। बाकी के आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, बस इस क्लास के लिए इतना ही।